गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का कंसेप्ट। और इससे पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल के बारे में और उसकी लिमिटेशंस के बारे में। एक्चुअल में क्या था बेटा, रदरफोर्ड का जब मॉडल डिस्कवर हुआ था तो उस टाइम डिस्कस हुआ था एटम के अंदर दो ही चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक चीज इलेक्ट्रॉन और दूसरी चीज प्रोटॉन। और काफी टाइम तक रदरफोर्ड के मॉडल के 20 साल तक बीत जाने के बाद भी यही माना जाता था एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड के मॉडल के 20 साल बाद हुई। 1932 के अंदर जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। और उससे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर। तो बेटा एटॉमिक नंबर का क्रेडिट जाता है बेटा किसको? मोस्ले को। हेनरी मोस्ले 1913 के अंदर डिस्कवरी की थी हेनरी मोस्ले ने। किसके बारे में? एटॉमिक नंबर के बारे में। एक्चुअल में हेनरी मोस्ले बेटा क्या करना चाह रहा था? हेनरी मोस्ले फाइंड आउट करना चाह रहा था एग्जैक्ट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। क्या कर रहा था? क्या फाइंड आउट करना चाह रहा था? हेनरी मोस्ले फाइंड आउट एग्जैक्ट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और उसने ही ये बताया भी जितने क्या है यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के अंदर, उसी को ही एटॉमिक नंबर बोला जाएगा। और ये बताया जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो सारे के सारे क्या है, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट हैं। और हर एक प्रोटॉन के ऊपर क्या है, एक यूनिट क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसी बात को मैं यहां पे वन बाय वन क्या करता हूं, डिस्कस करना जा रहे हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट किसने दिया था बेटा? मोस्ले ने दिया था। और इसने ये बताया, ही स्टेट दैट number of unit positive charge, he states that number of unit positive charge present in the nucleus is known as एटॉमिक नंबर। इसने क्या बताया? जितने नंबर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, उसी को ही इसने क्या बताया? एटॉमिक नंबर का नाम दिया। और इसको रिप्रेजेंट किया था किस सिंबल के द्वारा? जेड के द्वारा। और ये बात भी बताई, कहता है ऑल द प्रोटॉन्स are present in the nucleus। और ये बात भी बताई कि सारे के सारे प्रोटॉन्स कहां पर प्रेजेंट हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। एंड ईच प्रोटॉन have one unit पॉजिटिव चार्ज। और हर एक प्रोटॉन के ऊपर क्या है? एक यूनिट क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये ध्यान से देखिए, ये बात इसने बताया भी जितने नंबर क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, उसी को इसने क्या दिया? एटॉमिक नंबर का नाम दिया। और कहता है न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज होती है? प्रोटॉन होते हैं।
और जितने प्रोटॉन और क्या है, और एक प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज होती है, प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है। और जितने नंबर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के हैं उतना ही क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो दैट मीन इससे क्या कंक्लूजन निकाला गया, कहता है जो एटॉमिक नंबर है ना वो किसके इक्वल है, देखो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है, नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर होता है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उतना ही क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही उस एटम का, उस एलिमेंट का क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। और थॉमसन ने ये बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के होता है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बट ये बात कही गई थी इन न्यूट्रल एटम, एक एटम के अंदर जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता उसको न्यूट्रल एटम बोला जाता है। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बेटा उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। बट ये होता है सारी चीज किसके अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर। क्लियर है बात बेटा। एटॉमिक नंबर का क्रेडिट गया किसको, हेनरी मोसले को 1913 के बाद, 1930 में हुआ ये एटॉमिक नंबर के बारे में डिस्कवर। तो बेटा हमें अभी तक रदरफोर्ड के मॉडल से यही जानकारी मिली थी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। बट रदरफोर्ड को आइडिया जरूर लग गया था कि एटम के अंदर कोई एक ऐसी चीज तो और है, एटम के अंदर कोई एक ऐसी चीज तो और है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है बट उसका कुछ ना कुछ क्या है, मास है। तो क्या वो चीजें थी जिससे हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में डिस्कस किया। तो देखो कैसे पता चला एक एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई। तो बेटा अब ये बात की गई भी एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और क्या चीज होती है, प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास तो क्या होता है, नेग्लिजिबल मास होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। और प्रोटॉन जो भी मास है एक एटम का वो किसकी वजह से है, ड्यू टू प्रोटॉन्स की वजह से। तो हाइड्रोजन एटम का मास देखा गया कितना था, 1U था, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट था। क्यों था, क्योंकि इसके अंदर क्या था, एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट था। क्योंकि सारा के सारा मास किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रोटॉन। उस टाइम यही बात बोली गई कि जो भी मास होता है वो किसकी वजह से प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन की वजह से होता है। तो हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन था तो हाइड्रोजन का मास था 1U 1 AMU। अब हीलियम की बात करें इसके अकॉर्डिंग, तो हीलियम एटम के अंदर 2 प्रोटॉन थे, तो उसके अकॉर्डिंग हीलियम एटम का मास क्या होना चाहिए था, 2U होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, हीलियम एटम का मास क्या होना चाहिए था, ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं था। हीलियम का मास था क्या 4 टाइम्स
द मास ऑफ प्रोटॉन्स। हीलियम एटम का मास क्या था? 4 टाइम्स था द मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास के 4 टाइम था। जबकि ये बात देखो, यहां से क्या था, एक प्रोटॉन था तो एक एमयू मास था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वही स्ट्रेटजी वही टेक्निक लगाई तो 2 प्रोटॉन थे 2U होना चाहिए था। तो अगर हम देखें बात किसकी, लिथियम की बात करें तो लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन थे, जबकि इसका मास कितना था? 7U था। बेरिलियम की बात करें 4 प्रोटॉन थे, इसका मास था 9U। हीलियम की हमने पहले ही बात कर ली है, 2 प्रोटॉन थे, इसका मास क्या था? 4U था। तो देखो 2 प्रोटॉन है, मास कितना आ रहा है? 4U आ रहा है। 3 प्रोटॉन है, मास कितना है? 7U आ रहा है। 4 प्रोटॉन थे तो मास कितना आ रहा है? 9U आ रहा है। जबकि हाइड्रोजन के अंदर क्या था? एक प्रोटॉन था और मास भी क्या था? एक ही U था। हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन मास नंबर के इक्वल नहीं आ रहा था। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हाइड्रोजन के अंदर तो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल था? मास के इक्वल था। किसके अंदर? इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास क्या था? सेम था। बट बाकी एटम्स के अंदर प्रोटॉन और मास नंबर सेम नहीं थे। तो यहां से क्या आया, कुछ साइंटिस्ट थे, उनके माइंड में आइडिया आया, कोई ना कोई ऐसी चीज तो है न्यूक्लियस के अंदर जिसका कुछ ना कुछ तो क्या है, मास है, बट उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। और इसी बात को डिस्कवर किया, इसी बात का पता लगाया किसने? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने कब? सन 1932 के अंदर। लगभग रदरफोर्ड के मॉडल के 20 साल बीत जाने के बाद डिस्कवरी हुई किसकी? न्यूट्रॉन्स की। तो जेम्स चैडविक ने किसकी, जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? जेम्स चैडविक को जाता है। इन्होंने ये बताया भी एटम के अंदर एक तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल भी प्रेजेंट होता है जिसको न्यूट्रॉन बोला जाता है, और उसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है, बट उसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। देयर इज वन अनदर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटम called neutrons, and that have mass equal to the mass of proton and that have no charge। उसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। तो अब ये चीज फाइनल हो गई थी, एटम के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक चीज क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी चीज क्या होती है? प्रोटॉन्स। और तीसरी चीज क्या होती है? न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ये चीज का तो कंफर्मेशन हो गया था, एक्सेप्ट हाइड्रोजन atom have 3 fundamental particles। 3 fundamental particles। हाइड्रोजन को छोड़ दें तो बाकी जितने भी एटम हैं उनमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। एक को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, दूसरे को बोला जाता है प्रोटॉन और तीसरे को बोला जाता है न्यूट्रॉन्स। और न्यूट्रॉन्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा? न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो हमें यह भी पता चला भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है। एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं।
और इन्हें कोलेक्टिवली बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या बोला जाता है इन्हें कलेक्टिवली? न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। जैसे इंडिया में रहने वाले इंडियंस बोले जाते हैं, तो न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल्स को बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। तो बेटा यहां से एक चीज का हमें पता चला मास नंबर के बारे में। तो बेटा मास नंबर किसके इक्वल होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एक चीज और मैं बता दूं, कई स्टूडेंट मास नंबर और एटॉमिक मास को सेम मान लेते हैं। बेटा एक्चुअल में मास नंबर और एटॉमिक मास नियरली सेम होते हैं, बट दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? मास नंबर इज ऑलवेज क्या होता है? होल नंबर होता है। मास नंबर तो क्या होता है? ऑलवेज होल नंबर होता है। जबकि एटॉमिक मास आपने पढ़ा है फ्रैक्शनल भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी होता है। जबकि मास नंबर क्या होता है? ऑलवेज होल नंबर होता है। और मैं आपको ये बता दूं, एटॉमिक मास और मास नंबर नियरली सेम होते हैं, लगभग लगभग क्या होता है? सेम होते हैं। और मास नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम होता है, दैट इज इक्वल टू मास नंबर। ठीक है, तो अब एटम को डिनोट किया गया किसके द्वारा? देखो एटम को नोटेशन दी गई किसके द्वारा? सपोज एक्स इज द एटम, और इसके जो नीचे वाली साइड है यहां पर लिखा जाता है किसके बारे में? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। किसके बारे में? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में। और ऊपर लिखा जाता है किसके बारे में? मास नंबर के बारे में। और मास नंबर किसके इक्वल होता है बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना ही क्या होता है? उतना ही क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डिनोट करता हूँ किसके सिंबल से? कार्बन से। तो कार्बन के अंदर क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो दैट मीन उसके अंदर 6 प्रोटॉन है। अगर वो न्यूट्रल कार्बन है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 6 है। और इसके अंदर इसका जो मास नंबर है वो कितना है? 12 है। तो दैट मीन्स कार्बन हैव 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का कैसे पता चला? देखो मास नंबर किसके इक्वल होता है? मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो न्यूट्रॉन किसके इक्वल होंगे? मास नंबर में से अगर हम प्रोटॉन माइनस कर देते हैं, मास नंबर कितना है? 12 है। प्रोटॉन कितने हैं? 6 हैं। तो 12 माइनस 6 करेंगे, क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो बेटा ये थे हमारे पास किसके बारे में? एक एटम का मास नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के क्या होता है? इक्वल होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोटॉप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोबार क्या होते हैं? आइसोटोन क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं? उनके बारे में अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा आइसोटॉप्स क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट्स, एटम ऑफ दोज एलिमेंट्स क्या है? which have same atomic number but they have different mass number। एटम्स होते हैं उन एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है? सेम होता है, और उनका मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन के हमारे पास 2 आइसोटॉप्स मान लीजिए,
इनका एटॉमिक नंबर तो क्या है, सेम है, और इनका मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। इनको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इनको आइसोटॉप्स बोला जाता है। आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार एटम ऑफ दोज एलिमेंट विच हैव, अब मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, आइसोबार की। तो आइसोबार क्या होते हैं, एटम ऑफ दोज एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर होता है बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जिनका मास नंबर तो क्या होता है, सेम होता है, बट एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे आर्गन की बात करें, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, मास नंबर 40 होता है। कैल्शियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 20 होता है, मास नंबर 40 होता है। तो दोनों का मास नंबर तो क्या है, सेम है, बट दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। इनको क्या बोला जाता है, आइसोबार बोला जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, आइसोटोन्स की। आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, तो आइसोटोन क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं, एटम्स ऑफ क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। एटम्स होते हैं किसके, डिफरेंट एलिमेंट के, विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या है ये, वो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे हम बात करें किसकी, कार्बन की। कार्बन के ये आई 6C12 ले लिया, नाइट्रोजन हमने ये ले लिया 7, 9, 15, ऑक्सीजन ले लिया 8, 16। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 14 - 6 कितने हैं, 8 न्यूट्रॉन्स हैं। 15 - 7 क्या है, 8 न्यूट्रॉन्स हैं। 16 - 8 क्या किया, 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये एटम है डिफरेंट एलिमेंट के, बट इनके अंदर क्या है, सेम नंबर ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, आइसोटोन्स बोला जाता है। क्लियर है बेटा, आइसोटॉप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं, ये चीज़ें पहले भी आप लोग 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, बट फिर भी आपको एक रिवीजन के लिए आपको मैं फिर भी आपको बेसिक से बता रहा हूँ। आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स क्या होते हैं। तो बेटा अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में, और उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तो बेटा वेव क्या होता है, वेव इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसको इस तरह से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। फिजिक्स के अंदर आप लोग पढ़ोगे डिटेल से। ये क्या है, एक वेव है। जो वेव का अपर पार्ट होता है बेटा, इसको तो बोला जाता है क्रस्ट, और जो लोअर पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, ट्रफ। अपर पार्ट ऑफ वेव इज नोन एज क्रस्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ वेव इज नोन एज ट्रफ। और अब हम कुछ छोटी छोटी चीजें जो वेव के बारे में हमें पता होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये जो हाइट है, ये जो हाइट है एक वेव की, जो मैक्सिमम हाइट, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है वेव का, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट एंड और सॉरी मैक्सिमम
डेप्थ ऑफ द ट्रफ, जो एक क्रस्ट की मैक्सिमम हाइट होती है या जो एक क्रस्ट की मैक्सिमम डेप्थ होती है, उसको बेटा एम्पलीट्यूड बोला जाता है। दूसरी बात आती है हमारे पास यहां पर वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ क्या होती है? दो हमारे पास कंटिन्यूसली क्रस्ट ले लीजिए या दो कंटिन्यूसली क्या ले लीजिए, ट्रफ ले लीजिए, उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाता है? वेवलेंथ बोला जाता है। तो वेवलेंथ को लिखा जाता है एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से, लैम्डा से। तो वेवलेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस between two consecutive का मतलब है नियर बाय, बिल्कुल साथ वाला। द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crust और consecutive trough is known as वेवलेंथ। और वेवलेंथ को मेजर किया जाता है मीटर सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। तो बट इसकी स्मॉलर यूनिट्स भी यूज की जाती हैं। तो आपको मैं बता दूं, 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है। 1 पिकोमीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है। 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर के इक्वल होता है। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻�9 मीटर के इक्वल। 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻6 मीटर के इक्वल। 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर के इक्वल। तो ये यूनिट्स भी वेवलेंथ के लिए क्या की जाती हैं? यूज की जाती हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा है। अब थर्ड जो प्रॉपर्टी है दैट इज द फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है वेव की? फ्रीक्वेंसी इसको लिखा जाता है किससे? न्यू से। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। मान लीजिए एक पॉइंट है और 1 सेकेंड में इसके अंदर से कितनी वेव्स क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं, उसी को क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स एक पॉइंट में से 1 सेकेंड के अंदर क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है साइकिल पर सेकेंड। क्या होती है? साइकिल पर सेकेंड्स। एक सेकेंड के अंदर कितने साइकिल क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं वेव्स के, उसी को क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी। और इसको हर्ट्ज के अंदर भी क्या करते हैं? मेजर करते हैं। आप लोग दूरदर्शन या पहले आप लोग रेडियो या रेडियो एफएम सुनते हैं, और ये आकाशवाणी का दिल्ली के अंदर है और यहाँ से फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज 100 हर्ट्ज, रेडियो के ऊपर वो फ्रीक्वेंसी से हम वो उसको मैच करते, तो वही वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। अब हम बात करते हैं किसकी? वेल न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? c/λ होता है। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? c/λ।
फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइड बाय वेवलेंथ के इक्वल होती है। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास देखो इसकी यूनिट और भी निकालते हैं। देखो वेलोसिटी अगर क्या है मीटर पर सेकंड में है, वेवलेंथ क्या है मीटर में है, तो मीटर से मीटर क्या हो गया कैंसिल, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट पर सेकंड भी होती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, पर सेकंड भी होती है, क्योंकि मैंने क्या है नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड। जितने भी साइकिल की तो कोई यूनिट होती नहीं है, एक सेकंड में देखो 1/सेकंड पर सेकंड ही यूनिट होती है किसकी, फ्रीक्वेंसी की, और पर सेकंड किसके इक्वल होता है, हर्ट्ज के इक्वल भी होता है। क्लियर है। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है बेटा, वेलोसिटी को लिखा जाता है किससे, v से। ये क्या होती है, लीनियर डिस्टेंस होती है, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में एक वेव कितनी लीनियर डिस्टेंस क्या कर रही है, कवर कर रही है, उसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। एक और डेफिनेशन जिसको वेव नंबर बोला जाता है, वेव नंबर को लिखा जाता है न्यू बार से। किससे लिखा जाता है, न्यू बार से। और वेव नंबर होता है दैट इज क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। क्या होता है ये, रेसिप्रोकल होता है किसके, वेवलेंथ के। तो वेव नंबर होता है 1/λ, 1/λ के इक्वल होता है। तो बेटा ये चीजें, ये जो छोटे छोटे बेसिक्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इससे रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, उनको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, फिर इसके बाद पढ़ेंगे प्लैंक्स की थ्योरी, और उससे आगे हम फिर बढ़ेंगे बोहर मॉडल की तरफ। तो बेटा एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस आंसर हैं उसको सॉल्व करते रहें धीरे धीरे साथ के साथ, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं दिया जा रहा है। इसका मीनिंग ये नहीं कि आपने काम नहीं, आपको काम होमवर्क नहीं मिला है। तो होमवर्क वही होता है जो आपको यहाँ पर आज के लेक्चर में बताया गया है। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आंसर आपने क्या करने हैं, स्टडी करने हैं।